नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के इस शो में चर्चा करेंगे सोने की, क्योंकि यहां पर सोने पर स्पेशली जो ट्रम्प कार्ड है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस में जो ऑटो टैरिफ्स लगाए हैं, अब कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन बढ़ गई है कि शायद 2 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में जो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैं शायद वो और एस्केलेट होते हुए दिखाई दें। हो सकता है वापस से रेसिप्रोकल टैरिफ्स कुछ और लगते हुए दिखें और इसी डेवलपमेंट्स के बीच में सोने में वापस एक तेजी इमर्ज होते हुए दिखाई दी है। तो क्या यहाँ से तेजी और एक्सटेंड होगी, करना क्या है आपको और क्या मायने हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन सबको समझेंगे। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, क्योंकि यहाँ पर भी हमने लगातार तेजी देखी है। रिकॉर्ड हाइस पर इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में भी इनफैक्ट अगर आप YTD रिटर्न्स देखेंगे तो 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमने कॉपर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इन सभी बेस मेटल्स पर, इस पर भी करेंगे बातचीत। और बात करेंगे चीनी एक्सपोर्ट की, जो रिसेंट रिपोर्ट्स इमर्ज हुई हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, इस्मा के प्रेसिडेंट गौतम गोयल, KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ बने रहेंगे इस शो में बातचीत करने के लिए। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले सोने के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो 3038 के आसपास भाव इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में भी तेजी हमने आते हुए देखी है। 87,900 ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास वापस प्राइसेस आते हुए दिखाई दिए हैं। यूएस में जो 25% ऑटो टैरिफ्स लगे हैं उसके बाद अब जो अप्रैल 2 पर नजरें बनी हुई हैं और एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि शायद रेसिप्रोकल टैरिफ्स आ सकते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ से। और 25% टैरिफ की तो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है, फिर चाहे वो इंपोर्टेड कार्स हो, लाइट ट्रक्स ही क्यों ना हो, और ये नेक्स्ट वीक से ही उन्होंने लागू करने की बात कही है। अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये है कि शायद अप्रैल 2 से जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो इफेक्ट में आते हुए दिखाई देंगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है और ट्रेड टेंशंस हाइटन हो सकती हैं। और इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में एक सेफ हेवन के तौर पर वापस सोने में इंटरेस्ट आते हुए दिखाई दिया है। राजीव जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को? सबसे पहले अप्रैल 2 पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन बाइंग हम गोल्ड में इमर्ज होती हुई देख रहे हैं, लगता है आपको कि फिलहाल तो सस्टेन होती हुई दिख रही है? गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ जैसे गोल्ड बढ़ रही है, अभी काफी स्टेबल हो चुकी है। 88,000 की जो रेंज हमारे पास है, ये रिटेल मार्केट के लिए अब इनफैक्ट डिसाइसिव प्राइस हो गई है। तो वी आर सीइंग कस्टमर्स कमिंग बैक एट 88,000 रेंज में, बिकॉज दे हैव सीन दिस एज अ स्टेबल नंबर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो इसमें डिटरिंग ऑफ परचेस नहीं होगा। ऑल्सो वेडिंग सीजन इज ऑन एंड नाउ वी आर लुकिंग एट ईद इन द वीकेंड। तो ये पीरियड होती है रिटेल सेल्स के लिए, एंड देयर इज नो पोस्टपोनमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ। सो वो हिसाब से वी फील क्लोजर्स ऑफ सेल विल हैपन over the weekend itself for Eid and the other auspicious needs. ओके अजय, आप कैसे देखते हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर हो रही हैं? क्या एंटिसिपेट किया जाए यहां से फर्दर गोल्ड प्राइसेस को लेकर? नमस्कार। देखिए, बिल्कुल दीपाली जी, अगर हम देखें तो पिछला हफ्ता ऐसा निकला है कि एक न्यूज तेजी की आ रही है तो एक मंदी की आ रही है। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा एक ऐसा अपडेट आया था कि गोल्ड रिजर्व बेचा जा सकता है बिटकॉइन को रिजर्व करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यमन पे हमले की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ये चीज रहा है कि पिछले हफ्ते जो फेड की बैठक थी, जहां पे कुछ मेंबर्स का मानना है कि ये साल 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट भी हो सकता है, जिसके चलते हमने करेक्शन भी देखा, बट 3,000 का लेवल नहीं ब्रीच कर पा रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर शुक्रवार को आने, 2 तारीख का वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी इवेंटफुल हो सकता है अगले 7-8 दिन। तो अनलेस एंड अनटिल 3,000 का लेवल इस कदर होल्ड कर रखा है चार्ट्स के ऊपर, जब तक ये ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिग। और यहाँ पे अगर ये 3,060 का लेवल, पिछली बार 3,057 का हाई मारा था स्पॉट में, अगर 3,060 के ऊपर जाता है तो आई थिंक अगर टैरिफ कंसर्न है, लड़ाई का कंसर्न है, ऐसा कुछ होता है तो 3100-3120 का एक बार स्पाइक कर सकता है। हाँ, टेक्निकली यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मार्केट, इसलिए एक दायरा बना हुआ है 3,000 से 3,060 का। जब तक ये दायरा ब्रीच नहीं करता है मार्केट, हो सकता है कल के इन्फ्लेशन नंबर का वेट कर रहा है, हो सकता है 2 तारीख का वेट कर रहा है, बट अनलेस अनटिल 3,000 का लेवल इंटरनेशनल में ब्रीच नहीं करता है, बी रेडी के 3,060 के ऊपर 3100 से 3120 का स्पाइक करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके अच्छा राजीव जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा कि अब इस लेवल पर वापस से इंटरेस्ट आते हुए दिखाई दे रहा है बाइंग का। अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो डिमांड कैसी है फिलहाल,
और इन्वेस्टमेंट डिमांड किस तरीके से पैन आउट होते हुए दिखाई दे रही है? जैसे मैंने कहा कि 88,000 का एक रेंज है जो रिटेल एंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी लुक्रेटिव दिखाई दे रहा है। हमने जो देखा है कि रुपी हैड स्ट्रेंथेंड, इस वजह से इन स्पाइट ऑफ द इंटरनेशनल डॉलर गोल्ड प्राइसिंग गोइंग हायर अबाउट 3,000 अपवर्ड्स, तो भी इंडियन रुपी प्राइसिंग में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है बिकॉज द रुपी हैड स्ट्रेंथेंड। नाउ वी अगेन लुकिंग एट रुपी बिलो 86 rupees, which is a good sign to understand that the gold pricing is quite stable. अगर ये रुपी स्लिप होती है डाउन टू 86 and upwards, then the effective price on the retail front also will go higher. As of today, we feel there's a robust demand, especially because we got Eid coming ahead and the wedding season closing up. So इसमें जो पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज होती है वो नहीं होगी। आगे जाके हम ये देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया की बाइंग जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो शुरू हो चुकी है एंड डेवलपमेंट्स ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये 2 पॉइंट्स है जो हम देखते हैं कि कंज्यूमर डिमांड एंड द ट्रेड डिमांड बोथ विल टेक अप द सब्जेक्ट फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम मार्च एंड टू अप्रैल ऑनवर्ड्स। ओके, अच्छा, एक क्विकली अजय आपका भी व्यू, अगर हम यहाँ से नई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपकी तरफ से सजेशन क्या रहेगा? क्या आउटलुक यहाँ से, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर अब तक ही जिस तरीके की तेजी बनी है, वापस प्राइसेस थोड़ा हल्के हुए, कंसोलिडेट हुए, अब यहाँ से एक ब्रॉडर आउटलुक क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है? सजेशंस इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहेगा? देखिए दिवाली जी, अभी भी अगर कोई भी फैक्टर देखे तो कोई गिरावट वाला ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है। एक हम बोल सकते हैं मानस ऐसा बना हुआ है कि नवंबर में जो गिरावट आई थी $2840 से अब हम ऑलमोस्ट 3040 के करीब है, तो इतनी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनना चाहिए। बट अभी भी हम देखते हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका की भी रिपोर्ट है, बाकी के उन्होंने भी अपने टारगेट्स रिवाइज किए हैं जो 3200-3300 के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक जिनको फिजिकली, क्योंकि गोल्ड हम एक सेंटिमेंटल वैल्यू के साथ अटैच करते हैं इंडिया में, तो आई थिंक जिनको भी गोल्ड लेना है उनको पीस मैनर में लेना है। जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं वैसे गोल्ड के लिए हम जीआईपी गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बना के आप करेंगे और अगले 6 महीने का व्यू लेकर अगर आप धीरे धीरे करके बाय करेंगे तो आई थिंक रेंज वॉलिटिलिटी के साथ रहेगा। बट अभी भी स्कोप है कि हम ये ईयर एंड तक 92,000 का लेवल आराम से क्रॉस कर पाए। ओके, चलिए, शुक्रिया राजीव जी आने के लिए और गोल्ड प्राइसेस पर अपने कमेंट करने के लिए। फिलहाल प्राइसेस 88,000 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेस मेटल्स की, स्पेशली कॉपर पर बात कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में तो हमने प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर देखे हैं ही। घरेलू बाजार भी जोरदार तेजी रही है, 20% से ज्यादा के रिटर्न इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बनते हुए दिखाई दिए हैं। 908 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम फ्लैट रहा है, जिंक में थोड़ी बहुत वाइब्रेंसी दिखाई दी है, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली हमने कॉपर से आते हुए देखे। लेकिन आज के सेशन में शाइन कर रहे हैं एल्यूमिनियम भी और बाकी बेस मेटल्स भी। सबसे पहले तो कॉपर पर अजय आपका आउटलुक क्या रहेगा, क्योंकि यहां पर जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यूएस टैरिफ कॉपर पर शायद विद इन अ वीक इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दें, यानी एक्सपेक्टेशन से पहले ही इस तरीके की रिपोर्ट बन रही है, ब्रोकरेज हाउसेज ऐसा मानकर चल रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये वापस से जो प्राइस स्प्रेड्स हैं उसको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या राय है इन सभी एंटिसिपेशन के बीच में कॉपर पर? बिल्कुल, जिस ढंग से ट्रेड टेंशन और स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी, उसके से मार्केट बार बार में एक डिलेमा में है कि ऊपर जाना है कि नीचे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉमेक्स पे $5 के ऊपर अच्छे से होल्ड है और काफी हमने इन्वेंट्रीज को मूव होते हुए भी देखा है। तो कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर चिंताएं तो काफी बनी हुई है। अच्छा, एक चीज और है दिवाली जी, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखते हैं तो एलएमई कॉपर ने जो 10,000 का लेवल वापस ब्रीच किया है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना रखा है। तो आई थिंक 10,100 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है तो टेक्निकली लग रहा है कि 10,750 तक का लेवल दिखा सकता है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 910 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है और ये 970 से 980 तक दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल साइड, सप्लाई साइड काफी टेंशन रहेंगे, जिसकी वजह से कॉपर को कंसिस्टेंटली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेके चलना चाहिए। ओके, और एल्यूमिनियम पर आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंटिसिपेशन तो यही है कि अगर टैरिफ लगते हैं 25% तक स्टील पर या एल्यूमिनियम पर, तो अगेन जो कॉमेक्स एलएमई स्प्रेड्स है वो वाइडन होते हुए दिखाई देंगे। बट अगर हम प्राइस मूवमेंट के हिसाब से करें, क्योंकि एल्यूमिनियम चला भी नहीं है उतना, अगर हम कॉपर से कंपेयर करें तो कैसा मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या सलाह रहेगी एल्यूमिनियम के साथ साथ जिंक पर भी?
देखिए एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही काउंटर में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले हमने रिजल्ट्स के अंदर डिलीवरी को लेके कुछ चिंताएं देखी थी, जिसकी वजह से भाव में तेजी भी आई थी, बट वो जैसे ही लुकआउट हुआ तो प्राइजेस वापस 250 की तरफ मूव किया। बट आई थिंक $2600 एलएमई पे कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। आई थिंक स्टेगनेंसी है, बट 2680 से 2700 तक का लेवल दिखा सकता है। डेट मींस 260 एल्यूमिनियम हम डोमेस्टिक मार्केट पे देखते हैं तो 53 का लेवल अच्छा है, 48 के स्टॉप लॉस से 260 264 का लेवल दिखेगा। लेकिन जिंक पे आपको नजर रखना है, बिकॉज जिंक के अंदर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से जो सप्लाई कंसर्न्स है, नेस्टार ने जो 25% का आउटपुट में कमी दिखा रहे, बिकॉज मार्जिन नहीं बन पा रहे। उसके बाद प्राइजेस ने अच्छा रैली भी किया था, बट स्ट्रीम आउट होता हुआ दिखाई दिया, कुछ कंसर्न्स लगे हुए हैं। बट आई थिंक जब तक 272 के ऊपर जिंक मेंटेन है, 276 तक लेके चलिए। वंस अगर 280 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो 294 तक का लेवल दिखा है। तो कुल मिला के कुछ अपडेट्स आने बाकी है एल्यूमिनियम जिंक के लिए और कॉपर के लिए भी, बट कुल मिला के मुझे लगता है अगर हफ्ता 15 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो सप्लाई साइड ट्रेंड की वजह से तीनों ही काउंटर में एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एल्यूमिनियम की और जिंक की। यहाँ पर बाय करने की ही सलाह है। एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, जहाँ पर हालांकि बहुत कोई ज्यादा एक्शन है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $73 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि सप्लाई रिस्क अभी भी बने हुए हैं, बट क्या व्यू है क्रूड पर इन लेवल से? देखिए कल हमने प्राइजेस में एक थोड़ा गेन जरूर आते हुए देखा, जिस ढंग से जो इन्वेंट्री का डेटा है 3.34 मिलियन बैरल्स में हमने ड्रॉप आते हुए देखा। इनफैक्ट गैसोलीन में भी अगर हम देखें डिक्लाइन था, जिसका सपोर्ट है। बट इधर भी हो क्या रहा है कि अगर ईरान और वेनेजुला पे जिस ढंग से सैंक्शंस बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को टूटने नहीं देंगे और ब्रांड 70 के नीचे जाने नहीं दे पा रहा है। बट वहीं हमने प्रोजेक्शन देखा था 2025 का ओवर सप्लाई का, क्योंकि ओवरऑल यूएस भी एक्सपोर्ट में जुड़ा हुआ है और अगर सीज फायर जो आगे बढ़ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहां से भी हम देख रहे हैं कि रशिया का भी सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट इज वेटिंग फॉर ए न्यू क्लिक। जब तक नहीं आता है नीचे में 72 ऊपर में 75, ये दायरे में ही रहेगा जो डोमेस्टिक मार्केट में 5800 से लेकर 6100 के बीच में। तो आज बिल्कुल एक ट्रेड का रेंज बाउंड का रहेगा, जहां पे आपको 5900 के करीब लेना है। 5820 का स्टॉप लॉस रखिए, 6050 तक एग्जिट कर लीजिए, बट दायरे में रहेगा। बट जब तक कोई नए चेंजेस नहीं आते, बिकॉज सप्लाई अगर अच्छी रहेगी तो प्राइजेस चलेंगे नहीं। तो आपको देखना है कि टैरिफ को लेकर चिंता है और सैंक्शंस को लेकर कितना ये एग्रेशन बढ़ता है। अच्छा, एक रैक वीकली आपकी डॉलर इंडेक्स पर, रूपी पर ऐसा डॉलर इंडेक्स पर क्या राय है अजय? डॉलर इंडेक्स ने 110 का हाई दिखाने के बाद काफी अच्छा फॉल दिखाया था। टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। ये फॉर्मेशन कभी भी एक रिवर्सल का संकेत देता है। तो आई थिंक मार्केट ऊपर में 105.50 तक का लेवल दिखा था। अच्छा, एक चीज और दीपाली जी, बहुत बार मैंने ये नोट किया है, जब भी डॉलर में तेजी, अगर आप वीक ऑन वीक देखेंगे तो डॉलर में तेजी है, गोल्ड में स्टेबिलिटी बनी हुई है और कच्चे तेल में एक स्टेबिलिटी के साथ पॉजिटिव बना। जब ये तीनों चीज चलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कंसर्न्स है, जिसकी वजह से ये तीनों में बाइंग है। तो डॉलर इंडेक्स में मुझे लगता है ऊपर में 105.50 तक का लेवल दिख रहा है। वहीं रुपए के अंदर अब तक हमने काफी मजबूती देखी। नंबर्स हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे आए थे, बट आई थिंक अब ये 86 की तरफ जाएगा। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी बनेगी तो रुपए में थोड़ी बहुत ईयर एंड के चलते डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जो मुझे 86 के बीच में एक बार फिर से आता हुआ दिखाई देता है। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज तमाम नॉन एग्री कमोडिटीज पर और साथ ही डॉलर पर भी व्यू। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर तो चर्चा करेंगे ही, स्पेशली बात करेंगे शुगर की। चल वापस आते हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल सरकार चीनी का एक्सपोर्ट जारी रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। क्या है स्थिति, देश में कितनी है चीनी की मांग, कितना रह सकता है क्लोजिंग स्टॉक, इन सब पर बातचीत करते हैं। इस्मा के प्रेसिडेंट गौतम गोयल हमारे साथ मौजूद है। गौतम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि इस बार जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम रह सकता है, कमी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक्सपोर्ट कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, सबसे पहले तो जो अवेलेबिलिटी की स्थिति है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन की स्थिति है, वो कैसे दिखाई दे रही है? दीपाली जी नमस्कार और आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसे आपने अभी अपनी बात में बताया, अपनी चर्चा करी, ओवरऑल प्रोडक्शन की जो हमारी इस्मा की लास्ट कमेटी मीटिंग मिडिल ऑफ मार्च में हुई थी, उसमें जो हम लोगों ने रिवाइज अपने आंकड़े रिलीज किए हैं, उसके हिसाब से 264 लाख टन चीनी की उपलब्धि की उम्मीद हो रही है।
और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि जो इस साल खपत का अनुमान है वो मैक्सिमम 280 लाख टन का खपत का अनुमान है, और हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था 80 लाख टन का था, इसमें से 10 लाख अगर एक्सपोर्ट हो जाता है और 264 लाख के प्रोडक्शन के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी कंफर्टेबल करीब 54 लाख के बीच में रहने की उम्मीद है, जो 2 महीने की प्रोडक्ट हमारी खपत से अक्टूबर नवंबर की खपत से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और नया सीजन भी इस साल अक्टूबर एंड में चालू होने की उम्मीद है, दिवाली थोड़ी जल्दी है, तो हमारा नया प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली अक्टूबर एंड नवंबर से चालू हो जाता है, तो इसलिए चीनी की कहीं किसी भी एंगल से हम लोगों को कमी की कोई कारण लग नहीं रहा है। ओके, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके का आप देख रहे हैं, प्लस अगर हम डोमेस्टिक डिमांड को देखें तो किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं यहाँ? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला दीपाल जी, आपका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पिछले साल के मुकाबले गिरा हुआ है। ये करीब ईयर बिफोर लास्ट का जो ट्रेंड है उससे मिलता जुलता ट्रेंड आ रहा है। पहले 6 महीने में 137.5 लाख टन चीनी का रिलीज और खपत हुई है। ये करीब फरवरी का डेटा जीएसटी से भी टैलीड है, तो 137 लाख टन का खपत इस साल हुई है 6 महीने में, जो पिछले साल से करीब 7-8 लाख टन चीनी का खपत कम है। और अगले 6 महीने में भी इसी ट्रेंड को देखते हुए हम मान के चल रहे हैं 280 लाख टन से ज़्यादा खपत नहीं होगी। तो ये तो खपत की मैटर रहा, और क्लोजिंग इस 264 का प्रोडक्शन, 80 का ओपनिंग स्टॉक और 10 के एक्सपोर्ट के बाद करीब 54 लाख टन की 50 से 54 लाख टन की फिगर का क्लोजिंग स्टॉक की उम्मीद है। 54 लाख की निर्गत क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ओके, अच्छा गौतम जी, एक चीज और, अब फिर प्राइसेस को लेकर आपका व्यू क्या है? सॉफ्टनेस हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें फर्दर प्राइसेस में, या फिर मौजूदा लेवल्स या रेंज में ही एक्सपेक्टेड है? देखिए, प्राइसेस का जो आप फैक्टर है, अगर हम प्राइसेस को कई बार हम लोग रिटेल प्राइसेस को और हम एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो चीनी की रिटेल प्राइसेस में लगभग वो कांस्टेंट है, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है। जबकि पिछले 2 सालों में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी के गन्ने के रेट इटसेल्फ करीब 40 रुपये से ऊपर बढ़ चुके हैं। 40 रुपये प्रति क्विंटल, 400 रुपया टन से ऊपर बढ़ चुके हैं। जनरली ये देखा गया है, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अगर प्राइसेस में आता भी है तो वो होलसेल और रिटेल के बीच में ही रहता है, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है। और हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो शुगर का जो इन्फ्लेशन है, एक तो उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स पे इम्पैक्ट बहुत कम है, 2% से नीचे है उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स पे इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, और इसकी जो प्राइस राइस भी है वो मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 साल में 4 या 5% से नीचे ही है। इन सब को देखते हुए हम, और चीनी की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी जो है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शुगर प्राइसेस विद इन रेंज रहने चाहिए। चलिए, शुक्रिया गौतम जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं, एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय, क्विक कमेंट आपका शुगर पर भी, जैसे गौतम जी ने बताया तमाम फंडामेंटल्स पर चर्चा की, मान के चले आप भी मानते हैं कि प्राइसेस एक रेंज में ही रहेंगे, यहाँ से कोई बहुत ज्यादा तेजी मंदी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है? देखिए, मुझे लगता है पर्सनली कि गवर्नमेंट का भी नजरिया है कि इन्फ्लेशन काफी कूल रहे, तो काफी चीजों में हमने पल्सेस में सब में देखा भी है, और आई थिंक सफिशिएंट रीजन से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्राइसेस एक दायरे में रहेंगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार हमारा सीआईटी की जैसे रिपोर्ट थी उसमें 53 लाख शादियां है, और जनरली हम देखते हैं फेस्टिव सीजन या शादियां, यहाँ पे कंजम्पशन बहुत बढ़ जाते हैं, तो अनलेस अंटिल कोई मेजर चेंजेस नहीं आता, आई थिंक एज ऑफ नाउ तो प्राइसेस एक दायरे में ही दिखाई दे रहे हैं। बट सेकंड हाफ डेफिनेटली एक फेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है डिमांड काफी अच्छा इंप्रूव हो सकती है, तो सेकंड हाफ में प्राइसेस में थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल सकता है। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटीज की अब बात कर लेते हैं। पहले राय ले लेते हैं स्पाइसेस पर, जहां पर टर्मरिक में स्पेशली हमने वापस स्ट्रेंथ आते हुए देखी पिछले कुछ सेशंस में। अगर पूरी ही पैक को देखें, फिर चाहे वो जीरा हो या टर्मरिक हो, क्या सजेशन आपका रहेगा? कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं अजय? देखिए, दोनों ही काउंटर में मुझे तेजी दिखाई दे रही है, नो डाउट। हालांकि हम जीरे में इतनी बड़ी तेजी नहीं देख पा रहे थे बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है, पिछले साल 1 करोड़ के ऊपर का प्रोडक्शन था, इस बार
हम मान के चल रहे 95 लाख बोरी का, बट इस बार सोइंग थोड़ी सी डिले हुई थी जिसके चलते आज हम 22,600 का लेवल हम देख पा रहे हैं। तो टाइमिंग डिले की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है, जहां पे मुझे लगता है कि 22,500-600 पे लेके चलिए, 21,750 का स्टॉप लॉस लगाइए, हफ्ते भर का व्यू लेके चलिए, जहां पे मुझे लगता है 23,700 तक के लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं हल्दी का मैंने पहले भी कहा था कि बैलेंस शीट काफी टाइट है, बीच में हमने सेंटीमेंट काफी खराब होते हुए दिखा था, जिसके चलते 11,200 तक के लेवल दिखा दिए थे। पर टेक्निकली हार्मोनिक पैटर्न्स भी बना हुआ है, प्लस बैलेंस शीट्स बहुत टाइट होने की वजह से अब एफएमसीजी बाइंग की आती हुई दिखाई दे रही नए फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए, जहां पे मुझे लगता है 13,200-300 इज गुड टू बाय, 12,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। इधर भी अगर हफ्ता 10 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो 14,200 तक के लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। धनिया काफी स्टेबल है एज ऑफ नाउ, 7,900 के करीब ही है, बट ये काउंटर भी मुझे लगता है दायरे में है, बट पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करेगा, जो 8,000 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए तमाम एग्री कमोडिटीज पर, स्पेशली स्पाइसेस पर। हालांकि आज के सेशन में देखेंगे तो ग्वारपैक में भी थोड़ी सी वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है, 0.5% तक ऊपर है प्राइसेस। कॉटन सीड ऑयल केक लगातार करेक्शन के बाद संभला है और आज के सेशन में भी 1/4% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहीं देखने को मिल रही है तो वो है टर्मरिक, जिसकी भी हमने चर्चा की, 1.5% ऊपर प्राइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अजय आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।